हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का ये 9वां लेक्चर है जिसमें हम बजट एवं राजकोषीय नीति के बारे में चर्चा करेंगे। चूंकि हम यह महेश वड़ल सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं जो कि प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया है। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहां आवश्यक होगा कंसेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। इससे हमारे प्रश्न भी तैयार होंगे और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, सबसे पहले देख लेते हैं। तो बजट, क्या हमारे संविधान में बजट की चर्चा है? बजट की चर्चा है, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। वार्षिक वित्तीय विवरण, इसी बजट को संविधान में अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बजट कहते हैं। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे एक नोट है कि बजट सरकार का सर्व प्रमुख वित्तीय दस्तावेज है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय एवं व्यय तथा आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। सरकार की आय कहाँ से और कितनी होगी, व्यय कहाँ करेगा, कितना करेगा, और आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। बजट किस प्रकार का लेख पत्र है या इंस्ट्रूमेंट है? बजट एक सरकार की राजकोषीय नीति है। बजट सरकार की एक राजकोषीय नीति है। सरकार किस तरीके से डेवलपमेंट करेगी, किस में कितना खर्च करेगी, कहाँ से उसे आय प्राप्त होगा, इन सब की लेखा जोखा वो एक साल का बजट के रूप में प्रस्तुत करती है, जो सरकार की राजकोषीय नीति होती है। आगे है, भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? फादर ऑफ बजट इन इंडिया, भारतीय बजट के प्रणेता जेम्स विल्सन को माना जाता है। भारतीय बजट के प्रणेता जेम्स विल्सन को माना जाता है। आगे है, भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? भारत का प्रथम बजट 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया गया था। भारत का प्रथम बजट 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया गया था और भारतीय बजट के प्रणेता जेम्स विल्सन को माना जाता है। आगे है, भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है? अर्थात बजट का जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में लिखा है, संविधान में कहाँ पर चर्चा है? संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट की बात की गई है। आगे है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट R.K. षणमुगम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्वतंत्र भारत का, जब 1947 में देश आजाद हुआ तो सबसे पहले कौन से वैसे भारतीय थे जिन्होंने बजट पेश किया था स्वतंत्रता के बाद? वो थे R.K. षणमुगम शेट्टी। आगे है, भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? वर्तमान में भारत में बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है, जबकि इसके पहले 28 या 29 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता था, फरवरी माह के अंत में, और अब वर्तमान में फरवरी माह की शुरुआत में बजट को प्रस्तुत किया जाता है। आगे है, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। पूर्णकालिक की बात की गई है, अर्थात इससे पहले भी कोई महिला थी जो अधिवार के रूप में ली होंगी, तो वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्रालय या वित्त मंत्री का भी कार्य की थी, तो वो पूर्णकालिक नहीं थी, कुछ समय के लिए थी, लेकिन महिला थी, इसीलिए प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। आगे है, हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी है? अर्थात संघीय बजट में सरकार सबसे अधिक व्यय किस चीज में करती है? तो वह ब्याज भुगतान में सबसे अधिक व्यय। अगर मान लीजिए 100 रुपया खर्च करती है, उसमें सबसे अधिक व्यय वो ब्याज भुगतान में करती है अपने बजट में। आगे है, भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये जो पूरे साल भर का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की जो पूरा एक बजट है, जो अनुमान किसके द्वारा
तैयार किया जाता है वो है वित्त मंत्रालय के द्वारा, अर्थात वित्त मंत्रालय के द्वारा राजस्व बजट का अनुमान लगाया जाता है। आगे है भारत का पहला अंतरिम बजट, इंटरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था? भारत का पहला इंटरिम, अंतरिम का अर्थ होता है कि बदलाव हो सकते हैं, सरकारी वो परमानेंट नहीं है। तो वो पहला अंतरिम बजट मोरारजी देसाई ने 1962 से 63 में प्रस्तुत किया था, पहला अंतरिम बजट। आगे है भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय, टर्म याद रखिएगा कि योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय की बात की गई है कि वर्गीकरण को कब समाप्त कर दिया गया। तो योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय को 2017-18 में समाप्त कर दिया गया। जैसे पहले कहा जाता था जो योजनाएं बनाई गई हैं उसमें किया गया व्यय योजनागत होता था, अन्य व्यय को गैर योजनागत, जैसे पेंशन हो गया या फिर किसी की सैलरी हो गई, तो ये सब गैर योजनागत थोड़े ना है, ये भी तो फिक्स है कि हाँ इतना हमें व्यय देना है, तो उसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया और गैर योजनागत एवं योजनागत टर्म को समाप्त कर दिया गया वो 2017-18 के बजट में। आगे है भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसके द्वारा या किसने प्रस्तुत किया था? शून्य आधारित बजट सबसे पहले राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि कम से कम खर्च को प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे हम यहाँ पे शून्य बजट के बारे में चर्चा है तो चलिए देखते हैं। यहाँ कहा गया शून्य आधारित बजट का जनक पीटर ए पायर को माना जाता है। सर्वप्रथम 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जीरो बेस्ड बजटिंग अपनाया गया था। बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट 1979 में भी अपनाया गया। भारत में इसे सबसे पहले 1987-88 में आम बजट में लागू किया गया। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। आगे है रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत हो तो इसकी अनुशंसा विवेक देवराज समिति के द्वारा अनुशंसा की गई थी। रेल बजट और आम बजट अब अलग अलग प्रस्तुत नहीं होते हैं 2017 से। तो ये सबसे पहले किसके द्वारा अनुशंसित किया गया? विवेक देवराज समिति के द्वारा। आगे है भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई हैं, सबसे अधिक बार। आगे है निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल बनाना है, उसके लिए हम 10 करोड़ रुपए, अगर हम मान लीजिए 10 करोड़ रुपए खर्च करने हैं तो हम रुपए ये देखेंगे कि 10 करोड़ रुपए खर्च हो गए, नहीं देखेंगे कि 10 करोड़ लगा है तो कितना इनपुट आया। इनपुट के आधार पर हम उसके जानेंगे कि खर्च हुआ है। अगर इनपुट हुआ ही नहीं तो खर्च का हमें कोई मायने नहीं है। तो हम देखेंगे कि वो बना है कि नहीं जिस उद्देश्य से उसे पास किया गया था। आगे है भारत में आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? भारत में आर्थिक समीक्षा या इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्री के द्वारा तैयार किया जाता है। आगे है सरकार की आय, व्यय, ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं राजकोषीय नीति कहलाती हैं। इससे पहले हमने देखा था कि एक मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई अपने लिए लाती है बैंकों पर लगाने के लिए। वहीं सरकार पूरे देश में कर प्रणाली किस तरीके से हो, आय व्यय कहाँ कितना करना हो, उसके लिए एक नीति तैयार करती है जिसे हम राजकोषीय नीति कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी केंद्र सरकार के द्वारा आय, व्यय, ऋण और करारोपण से संबंधित नियमों विनियमों को तैयार करती है। आगे है भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? भारत में राजकोषीय नीति को वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है। राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्धारित की जाती है। आगे है राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष क्या हैं? राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है
संसाधनों का आवंटन, दूसरा है आय का वितरण, तीसरा है आर्थिक स्थिरता और चौथा है आर्थिक विकास। तो याद रखिएगा कि राजकोषीय नीति के चार मुख्य पक्ष हैं, वो है संसाधनों का आवंटन हो, आय का वितरण किया जाए, आर्थिक स्थिरता और आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाए। बजट में राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है। आगे है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है? सबसे अधिक योगदान राजकोषीय घाटे का है। तो याद रखिएगा राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक बजट में कुल घाटा होता है। आगे है, वर्ष 1920 से 30 की वृहद मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव किसने दिया था? सबसे पहले याद रखिएगा कि ये ऐतिहासिक घटना है कि 1920 से 30 में एक आर्थिक मंदी आई थी जो कि बहुत बड़ी थी। उसको सुधारने के लिए उन्होंने कहा कि राजकोषीय नीति होनी चाहिए कि किस तरीके से कर लगे, कहाँ खर्च किया जाए, ऋण कहाँ लिया जाए, इन सब का एक नीतिगत तैयार किया जाए। तो सबसे पहले सुझाव इसका किसने दिया था? प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स ने। उन्होंने कहा एक राजकोषीय नीति होनी चाहिए। वो कहा था किसने? प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स ने। आगे है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा वीपी सिंह के द्वारा की गई थी। आगे है, उन्होंने कहा एक लॉन्ग टर्म हो, जैसे वर्तमान में सरकार 3 वर्ष, 7 वर्ष और 15 वर्षों का लक्ष्य निर्धारित करती है, तो वैसे ही उन्होंने कहा दीर्घकालिक होना चाहिए, दीर्घकालिक भी एक नीति होनी चाहिए। तो सबसे पहले वीपी सिंह के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। आगे है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? FRBM एक्ट जिसे कहते हैं, याद रखिएगा FRBM एक्ट। FRBM एक्ट यह 2003 में प्रस्तुत किया था। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 प्रस्तुत किया गया था कि आप राजकोषीय नीति में जो बजट घाटा है उसको किस तरीके से स्थिर कर सकते हैं, इसके लिए FRBM एक्ट 2003 में पारित किया गया। आगे है, केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किस मद में की जाती है? केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े मद की पूर्ति घरेलू उधारों से की जाती है, अर्थात ऋण लेकर राजकोषीय घाटे को पूरा किया जाता है। आगे है, राजकोषीय उत्तरदायित्व, ये क्वेश्चन छूट गया था, FRBM एक्ट 2003 में आया था। आगे है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर हो जाता है? राजकोषीय घाटे के। इसका एक कॉन्सेप्ट है, आप याद रखिएगा कि जैसे प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित, जैसे प्राथमिक घाटा ये होता है, जैसे मान लीजिए वर्तमान में 2023 और 24 के बीच सरकार जिस तरीके से कहीं से ऋण ले, घाटा सहे, तो वो जो यहाँ पे राजकोषीय घाटा होता है वो प्राथमिक होता है। लेकिन अगर वो पुराना लोन ले लिया गया, ऋण लिया गया है, उसका जो ब्याज भी भुगतान इसी वर्ष से किया जाता है ना, तो अगर उसको शामिल कर देते हैं तब वह राजकोषीय घाटा हो जाता है। और जब तक पुराने ऋण भुगतान को हम सम्मिलित नहीं करते हैं तब तक उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। आगे है, ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता क्या कहलाता है? ऐसा व्यय, ऐसा कोई व्यय जहाँ पे पूंजी या संपत्ति का कोई सृजन नहीं होता, ऐसे व्यय को राजस्व व्यय कहते हैं। जैसे किसी की सैलरी देनी हो तो उससे कोई संपत्ति क्रिएट हुई नहीं, पेंशन देना हो कोई संपत्ति क्रिएट हुई नहीं, तो ऐसे व्यय को जो जहाँ पैसे खर्च हो वहां से कोई पूंजी का निर्माण ना हो तो उसे हम राजस्व व्यय कहते हैं। आगे यहाँ पे एक नोट है कि राजकोषीय घाटे की अवधारणा वर्ष 1985 में
सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत की थी। सुखमय चक्रवर्ती समिति किससे संबंधित है? राजकोषीय घाटे से संबंधित है। आगे है, केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ सही क्रम क्या है? बजट घाटों का सब घटता हुआ क्रम है, राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा है, उसके बाद आगम घाटा, उसके बाद प्रारंभिक घाटा। यही हमने देखा ना, प्रारंभिक या प्राथमिक घाटा। जब हम जो पूरे वर्ष में जो खर्च किए हैं उसी खर्च को जोड़ते हैं तो प्रारंभिक घाटा होता है। जब उसमें आगम जोड़ देते हैं तो प्राथमिक, आगम और राजकोषीय घाटा बन जाता। आगम जोड़ने पर तो सबसे बड़ा घाटा राजकोषीय घाटा होता है, जिसमें हम पुराने ऋण को भी सम्मिलित करते हैं। आगे है, निर्विक योजना का उद्देश्य क्या है? निर्विक योजना का उद्देश्य उच्चतर निर्यात ऋण वितरण से संबंधित है। ये याद रखिएगा कि निर्विक क्या है? एक उच्चतर निर्यात ऋण वितरण से संबंधित है। आगे है, राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? उसे प्राथमिक घाटे की संज्ञा दी जाती है। राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को प्राथमिक घाटे की संज्ञा दी जाती है। अभी हमने देखा कि जैसे ब्याज जो हम दे रहे हैं, क्या हम उसी वर्ष लोन लिए हैं? नहीं, तो हम कहीं ना कहीं पुराने खर्चों को आज भुगतान करके आज के पैसों को खर्च कर रहे हैं, तो वो आज का घाटा तो हुआ नहीं, आज उससे कोई विकास तो हो नहीं रहा है। तो अगर उसको हम माइनस कर देते हैं तो प्राथमिक घाटा कहलाता है। इसे हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में वर्तमान ईयर का घाटा कह सकते हैं। आगे है, किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? किसी वित्तीय वर्ष में अगर कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व खर्च से कम हो, प्राप्ति तो जो प्राप्ति है वो कम हो, खर्च अधिक हो, तो वह राजस्व घाटा कहलाता है। जब पैसे जितना मिलने चाहिए, आने चाहिए, उससे ज्यादा खर्च हो गए, तो ऐसे घाटे को हम राजस्व घाटा या रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। आगे है, राजस्व घाटे में पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान ग्रांट को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हमें प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हम किसी को अनुदान दे देते हैं, अगर हम उसे हटा दें, क्योंकि हम अनुदान दे दिए उससे उस समय की, जैसे मान लीजिए किसी राज्य सरकार को कोई अनुदान दे दिया गया, किसी संस्था को दे दिया गया, तो क्या उससे उस वर्तमान में बजट के नियमों में कोई जो एक निर्धारित किया गया था उसमें खर्च हुआ? नहीं, लेकिन पैसा तो चला गया। तो ऐसे घाटे को हम प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। आगे है, प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? प्रभावी राजस्व घाटा लोक लेखा समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभावी घाटा लोक लेखा समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे एक नोट है कि संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करने की नीति को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। अर्थात अगर कोई कहता है कि आप 1 रुपया कम कर दीजिए, मतलब उनसे वो कह रहे हैं कि ये नीति ठीक नहीं है, इसमें पैसा अधिक लग रहा है, इसको कम किया जाए। इसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं। आगे है, भारत में परिणामोन्मुख बजट, आउटकम बजट पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? भारत में परिणामोन्मुख बजट या आउटकम बजट पहली बार 2005 में प्रस्तुत किया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि जो बजट में मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए मान लीजिए बजट में प्रस्तावित किया गया कि हमें इतना खर्च करना है। अब हम देखेंगे कि खर्च इतना किए तो जिस विकास के लिए हम खर्च करने का प्रावधान किए थे, क्या वो खर्च हुआ? हमने जितना इनपुट दिया, क्या आउटपुट आया? तो सबसे पहले 2005 में शुरू किया गया कि आउटकम के आधार पर हम देखेंगे ना कि बजट में किस तरीके से खर्च हुआ। आगे है, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है?
वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। ये इमरजेंसी का टाइम है। आगे है शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीरो बेस्ड बजट को सूर्यास्त बजट भी कहते हैं, सनसेट बजट भी कहते हैं। आगे है जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम, जिसे हम DIG CGC को CGC शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसमें कहा गया है कि जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम को जमाकर्ताओं के लिए जमा राशि बीमा का दायरा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये फैक्ट याद रखिएगा, 5 लाख रुपए कर दिया गया है। जैसे किसी के पास इनकम टैक्स वो दे रहा है, अगर वो इन जैसी संस्थाओं में अपने पैसे जमा कर देता है तो उससे टैक्स में छूट मिलती है, तो वो 5 लाख रुपए तक है। आगे है वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नए करों के रोपण, वर्तमान कर ढांचे में सुधार या उसी रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखते हैं? वो है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 में बताया गया है कि वित्त विधेयक के बारे में 109 में वित्त विधेयक है और 110 में धन विधेयक है। तो वित्त विधेयक में नए करों के रोपण, वित्त विधेयक ही धन विधेयक है, यह 110 में इसकी चर्चा है, जिसमें नए करों का रोपण हो, कर सुधार में हो, अनुमोदित करना हो, सम्मिलित किया जाता है। आगे है निर्माण या विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए निगम कर की दर या कॉरपोरेट टैक्स को कम करके किस स्तर पर लाने का निर्णय किया गया है? कॉरपोरेट टैक्स को कम करके 15% करने का निर्णय किया गया है। ये फैक्ट है, याद रखिएगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे है किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को क्या कहते हैं? आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से प्राप्त ऋण को सार्वजनिक ऋण कहते हैं। आगे है यहाँ पे एक करंट का ही क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो 2022-23 के लिए 9.2% अनुमानित है। आगे है, ये भी एक करंट का ही क्वेश्चन है। बजट 2022-23 में राज्य सरकार के कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन योजना खाते में नियोक्ता के योगदान पर कटौती कर की सीमा 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अब 14% कर दिया गया है। जैसे अगर 14% सरकार जमा कर रही है तो 14% सरकार भी करेगी। आगे यहाँ पे एक नोट है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है। ये फैक्ट है और करंट के क्वेश्चन है, तो ये नहीं कि लॉन्ग टर्म चलेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि ऐसे भी बजट में प्रावधान किए जाते हैं। आगे है आर्थिक समीक्षा, ये भी करंट है। ये आर्थिक समीक्षा 2022 का मूलभूत विषय क्या था? थीम पूछी गई है कि आर्थिक समीक्षा 2022 की थीम क्या थी? तो वो थी त्वरित दृष्टिकोण। त्वरित दृष्टिकोण बताया गया है कि एजिल अप्रोच हो। आगे है बजट 2022-23 में सरकार ने ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से किस वर्ष से डिजिटल रुपए की शुरुआत करने का प्रस्ताव किया है? डिजिटल मनी 2022-23 से शुरू होगी। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, 2022-23 के बजट में इसका प्रावधान किया गया है। जिसे हम बिटकॉइन वगैरह है, ये डिजिटल रुपए में ही आता है। आगे है राजकोषीय नीति का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? राजकोषीय नीति का आरंभ वर्ष 1936 से माना जाता है। आगे है वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार ने पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि की घोषणा की है?
वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार ने पूंजीगत व्यय में 35.4% की घोषणा की है कि पूंजीगत व्यय किया जाएगा। आगे है, जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब सरकारी व्यय में खर्च में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो उसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। क्राउडिंग आउट, अगर सरकार ही सारा पैसा मार्केट से सोख लेगी तो प्राइवेट लोग कहाँ से लोन लेंगे? तो ऐसी स्थिति को क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। आगे है, किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया था? सबसे पहले वर्ष 2011-12 के बजट में प्रभावी राजस्व घाटा प्रस्तुत किया गया था। प्रभावी राजस्व घाटा हमने देखा था जिसमें से अनुदान को हम शामिल नहीं करते हैं। आगे यहाँ पे एक नोट है कि राजस्व या राजकोषीय घाटे की अवधारणा को वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती ने प्रस्तुत किया था। इससे पहले हम इस फैक्ट को देख चुके हैं। आगे है, राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करती है? राजकोषीय नीति बजट, कर, सार्वजनिक व्यय तथा ऋण के उपकरणों से उत्पन्न कर, अर्थात राजकोषीय नीति में बजट प्रस्तुत किया जाता है, उसमें कर, सार्वजनिक व्यय, ऋण को निर्धारित किया जाता है या ऐसे उपकरणों का प्रयोग करके राजकोषीय नीति बनाई जाती है। आगे है, आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाता है? आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत करों में वृद्धि अपनाया जाता है। अगर आर्थिक मंदी होती है तो कर में वृद्धि कर दी जाती है। आगे है, वर्ष 2022-23, ये भी करंट का क्वेश्चन है कि वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में राजस्व या राजकोषीय घाटा किस दर से स्थिर रहता है या रखा गया है? किस दर तक स्थिर रखा गया है? 2022-23 में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे को 6.4% की दर पर स्थिर रखने की बात की गई है। आगे है, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया? ट्रेजरी बिल प्रणाली वर्ष 31 मार्च 1997 में समाप्त कर दिया गया। ट्रेजरी बिल प्रणाली ये होती थी बजट घाटे को पूरा करने, जैसे मान लीजिए बजट में घाटा हुआ, सरकार को पैसों की आवश्यकता है, बजट कम पड़ गया, मान लीजिए बजट का पैसा जनवरी में खत्म हो गया और उसे मार्च तक चलना है, तब 2 महीने का खर्च कहाँ से चलेगा? तो सरकार क्या कहती थी, आरबीआई से नए नोट छाप दो इतने दिन के लिए। तो नए नोट तो बिना कोई धन रखे होता था ना, तो कहीं ना कहीं ये गलत तरीके से छपा नोट था, तो उसी को वर्ष 1997 में समाप्त कर दिया गया। आगे है, केंद्रीय बजट, ये भी करंट का क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट 2022-23 में दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के हस्तांतरण पर सरचार्ज के कितने प्रतिशत तक सीमित करने का प्रस्ताव है? यह सरचार्ज के 15% तक सीमित करने का अनुमान है या प्रस्ताव रखा गया है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लीजिए कि इस तरीके से बजट में प्रावधान किए जाते हैं। आगे यहाँ पे एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉन मथाई को वर्ष 1950 में भारतीय गणतंत्र दिवस का या गणतंत्र का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। अर्थात जब भारत का गणतंत्र, अर्थात जब खुद का संविधान लागू हुआ, उसके बाद जॉन मथाई ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। तो फ्रेंड्स, हमारा इकोनॉमी का ये 8वां लेक्चर बजट और जो राजकोषीय नीति है उससे संबंधित था। तो आप इस लेक्चर को रिवाइज कर लीजिएगा, तो इससे संबंधित प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। इस लेक्चर को मैं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।